फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के वार्षिक परीक्षा 2024 का सैंपल पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो DOE के द्वारा जारी किया गया है। इस कंप्लीट सॉल्यूशन में हम इस सैंपल पेपर में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में, उन सभी को भी हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही। हमें आप सभी की जो है सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा टारगेट है कि 50,000 जो है हमारे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनीति विज्ञान का सैंपल पेपर जो है सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और आपका जो वार्षिक परीक्षा होगी वो 3 घंटे की होगी और कुल जो है 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के आगे उसका अंक जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है लिखा गया। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए यहाँ दिखा दे आपको। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है, वो कौन सा है जो समानता के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ए राजनीतिक समानता, बी सामाजिक समानता, सी धार्मिक समानता और डी आर्थिक समानता। तो उसका जो सही विकल्प है समानता का आयाम नहीं है, तो वह समानता का आयाम नहीं है, वह है सी यानी धार्मिक समानता। ये समानता का आयाम नहीं, जबकि राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता ये समानता की भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है। तो ए लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम पुस्तक है नेल्सन मंडेला की, जो अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। 28 वर्षों तक ये जेल में रहे थे और वहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी प्रकार से अगर महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज और सत्य के मेरे प्रयोग, ये 2 पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण महात्मा गांधी की जिन्होंने लिखी थी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए आंग सान सू की एक पुस्तक का नाम बताइए, तो आंग सान सू की पुस्तक का नाम आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। 1990 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था, म्यांमार के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उनकी पुस्तक क्या नाम क्या है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। तो वो पुस्तक जो प्लेटो द्वारा लिखी गई है वह ऑन लिबर्टी या रिपब्लिक या द पॉलिटिक्स या द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो ने जिस पुस्तक को लिखा है वह है रिपब्लिक। तो प्लेटो द्वारा पुस्तक जो लिखी गई वह है रिपब्लिक पुस्तक। द पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई अरिस्टोटल यानी अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पॉलिटिक्स पुस्तक, अरस्तु के द्वारा। इसी प्रकार से ऑन लिबर्टी की बात करें तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक लिखी गई है वो J.S. मिल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, J.S. मिल ने इस पुस्तक को लिखा है। और अगर बात करें आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो आ थ्योरी ऑफ जस्टिस की पुस्तक की रचना करने वाले जो इतिहासकार, जो राजनीतिकार है वो हैं यहाँ पर जॉन मार्शल ने क्या है, वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक द्वारा जो है, जॉन लॉक का जो न्याय का सिद्धांत है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है, जॉन लॉक के द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौम मानवाधिकार की घोषणा कब की गई। तो वह घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948। तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस की जो घोषणा की गई थी पहली बार। एक राष्ट्र निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो राष्ट्र निर्माण के लिए अगर आवश्यकता की बात करें तो किसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, समान सोच, समान धर्म, समान राजनीतिक मूल्य, सामान्य मातृभूमि। तो जिसके यानी राष्ट्र निर्माण के लिए जिसमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो वो समान सोच की आवश्यकता नहीं होती। ए इसका जो है वो सही है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए समान सोच ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए जनता का होना जरूरी है, भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी है, संविधान का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है, लेकिन समान सोच होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सभी धर्मों को जो है समान महत्व देता है। बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से भिन्न है, तो भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से बिल्कुल भिन्न है। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की व्याख्या भी सही है। तो 20 का सही आंसर है।
इसी प्रकार से यहाँ पर मिलान करना है तो पहला क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 बिल्कुल नहीं है, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 19 से लेकर 22 तक। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। इसी प्रकार से समानता की बात करें तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 25 से लेकर 28 तक। तो इस तरह से भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों को दिए गए हैं। इसी प्रकार से आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 में बात की गई किसकी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है वह भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल है और कौन से राजनीतिक दल जो दल है वो क्षेत्रीय दल है। ये सारा काम किसका है, तो ये काम है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को और बहुत सारे काम होते हैं। चुनाव आयोग का काम है इलेक्शन की तिथि तय करना, चुनाव आयोग का काम है जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना परिसीमन आयोग के माध्यम से, वोटों की गिनती करना, विजयी उम्मीदवार की घोषणा करना, ये सारा काम किसका है, चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसी प्रकार से हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, तो वो राजनीतिक दल जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है वह है आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से भारत में अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों की जो संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, तो वर्तमान में राजनीतिक दलों की संख्या 9 हो गई है। तो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, वो है कांग्रेस। उसके बाद बात करें CPI, फिर CPIM, CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। बात करें TMC, BJP, बहुजन समाजवादी पार्टी, NNP। इसके बाद अगर हम बात करें INC जिसे नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, नेशनल कांग्रेस, और अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से 9 राष्ट्रीय पार्टी भारत में वर्तमान में मौजूद है। और सबसे लेटेस्ट जो है राष्ट्रीय पार्टी है वह कौन है, आम आदमी पार्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी ये सारी चीजें हुई हैं। बाद में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो बाद में अगर कार्यपालिका के प्रमुख की बात करें तो बाद में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वास्तविक जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन राष्ट्रपति समस्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। तो ए इसका सही आंसर। बाद में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति। धन विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक केवल और केवल जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास नहीं करती है तो वह विधेयक स्वतः ही पास मान लिया जाता है। क्लियर। अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति संसद के पास होती है, संसद में महाभियोग के माध्यम से। तो इसका जो सही सी है तो महाअभियोग के माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो इस अब ये क्या थे, क्वेश्चन MCQ थे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात यहाँ देखें, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में जो सवाल पूछे गए 2 अंक में, तो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है तो उसे मत देने का अधिकार, उसके साथ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो इसे कहा जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं, तो संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है ना कि भारतीय संविधान क्या है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज भी है क्योंकि इसमें समय के साथ साथ जो है बदलाव होते रहते, क्योंकि परिवर्तन जो प्रकृति के नियम है, अगर हम किसी चीज में बदलाव नहीं करेंगे तो जड़ हो जाती है और शून्य हो जाएगी, तो वो अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो संविधान में आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने अनिवार्य होते हैं, तो इसलिए संशोधन करने अनिवार्य होते हैं। और भारत में अभी तक जो 105 से जो है संशोधन लगभग हो चुके हैं।
स्थानीय सरकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? तो अगर स्थानीय सरकार की बात करें तो भारतीय संविधान में 1992 में जो है संविधान संशोधन किया गया था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसने स्थानीय शासन व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। और स्थानीय शासन जो है लोकतंत्र को मजबूत करती है, क्योंकि स्थानीय शासन लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि गांव में, ग्रामीण अंचलों में लोग चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को समझ पाते हैं, और जब लोकतंत्र को समझ पाते तो आने वाले समय में एक अच्छे वोटर और जो वहां पर चुने जाते हैं वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत देते, क्योंकि जितनी ज़्यादा नींव मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा मजबूती से भवन का निर्माण भी होता है। स्थानीय सरकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है बता दिया आपको मैंने। अगला है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब कैसे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी राज्य जो है सभी जो राज्य के अंदर जो सभी धर्म रहते हैं सभी को अपने धर्म को मानने का, प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये होती है धर्मनिरपेक्षता। राज्य ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को वो नीचा दिखा सकता है। क्या वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद अप्रासंगिक हो गया है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है। अगला है किसी व्यक्ति के लिए किसी देश की नागरिकता क्यों आवश्यक है? तो भाई देखो, किसी व्यक्ति के लिए किसी देश की नागरिकता इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि एक नागरिक के तौर पर उस देश के द्वारा बनाए गए जो योजनाएं हैं वो नागरिक वो व्यक्ति उसका लाभ तभी उठा सकता है जब वो उस देश का नागरिक हो। तो नागरिक होना बहुत जरूरी, क्योंकि जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं योजनाओं को लाभ उठाने के लिए और अपने अधिकार को प्राप्ति करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए नागरिक होना बहुत जरूरी है। चलिए, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछे गए कि अधिकारों के साथ हमेशा जिम्मेदारियां आती हैं। इसका तर्क के समर्थक में तर्क बिल्कुल एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अधिकार की बात करें तो अधिकार बाद में व्यक्ति निरंकुश भी हो सकता है। एक व्यक्ति का अधिकार तभी सुरक्षित रहता है और एक व्यक्ति अपने अधिकार को सही से इस्तेमाल कर पाएगा जब आप दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का खनन ना करें। तो इस तरह से आपको इसका पूरा एग्जाम्पल, हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे अधिकार कवर कर रखे हैं। तो अगर आपने इस सभी वीडियो नहीं देखी तो जो लिंक में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके अलावा हमारे चैनल पर क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर की। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर के जो पूछे गए हैं कि कानून निर्माण कैसा होता है। संविधान फेल नहीं हुआ है, लेकिन हमें इसमें फेल करने पर मजबूर कर दिया गया है। तो सारी चीजें जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, 4 अंक पूछे गए। और इसी प्रकार से अनुच्छेद आर्टिकल 368 से क्वेश्चन पूछा गया है हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो वो है संसद को, आर्टिकल 368 के माध्यम से। और ये अधिकार कब प्राप्त हुआ था? केशवानंद भारतीवाद के माध्यम से। केशवानंद भारतीवाद केस में 1973 में अधिकार संसद को दिया गया था। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमारे संविधान की किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 368 में किया गया है। तो ये हमारा संविधान किस प्रकार का संविधान है? वो कठोर और लचीला दोनों है। तो ऐसे जो है अनुच्छेद से क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा गया है? उस राज्य का नाम बताना है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। राज्य जिसमें फिल्म उद्योग है महाराष्ट्र, जहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटका। राज्य जिसकी राजधानी अमरावती है वह राज्य जिसकी राजधानी अमरावती वो कहना आंध्र प्रदेश। तो ये सारी चीजें जो है सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। इस बार आप देख सकते हैं 6 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण, कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? भारतीय राजनीति में अपराधी दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। अपने विचार विस्तार से लिखें। हमें भारत में संसद की आवश्यकता क्यों है? सहायक तथ्य लिखें। तो ये इस तरह से जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए गए, इससे पहले हमने जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी, हमने उसमें सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, हर एक क्वेश्चन को समझाया। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी की वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोगपूर्ण है और हमें इससे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।